हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं न्यूक्लियर पावर, ठीक है, या न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या है कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये जो हैवी मेटल्स हैं, इनको न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाया जाता है, यानी कि टकराव करवाया जाता है, जिससे ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और इस स्प्लिटिंग के दौरान बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये जो बड़ा पार्ट है, ये छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक डायग्राम है यहाँ पे, ये समझने के लिए कि न्यूक्लियर जो फिशन है कैसे होता है। इससे पहले हम ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है कि इसमें, इस रिएक्शन में क्या दिया है कि जब एक यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम के साथ एक न्यूट्रॉन टकराता है, तो एक बेरियम, एक क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलती है। इस सारी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। अब ये देखो, ये रिएक्शन वर्क कैसे करती है। ये है न्यूट्रॉन, ये यूरेनियम के साथ टकराएगा, इसके पास बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और साथ में ये एनर्जी निकलेगी। अब ये न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये तीनों अलग अलग यूरेनियम के साथ टकराएंगे, फिर उनमें से बेरियम, क्रिप्टन, ये देखो, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारा क्या है, और इसके साथ ये जो है, ये साथ इसके क्या है, एनर्जी निकलती है। इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो एक बड़ा पार्ट छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। और इस सारी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। इस सारी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उससे हम स्टीम बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करते हैं। देखो, एडवांटेजेस में फर्स्ट क्या है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम जितनी न्यूक्लियर एनर्जी बनाता है, उसके बराबर न्यूक्लियर एनर्जी या एनर्जी बनाने के लिए हमें 100 टन का कोल चाहिए, ठीक है। तो इससे बेटर यही है कि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम ले लें। इसके बाद क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको हम फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, ये इकोनॉमिक है, कॉस्टली नहीं है। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 40 to 50 ईयर्स वर्क करता है, ठीक है। सेकेंडली, हम इसमें से स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है, जो यूरेनियम हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो 16,000 टाइम ज़्यादा होती है एज़ कंपैरेटिव टू कोल। इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी को हम कभी भी एट नाइट, विंडी डे, फॉगी डे, क्लाउडी डे, कभी भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि ये जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनसे इनकी एफिशिएंसी बेटर होती है। जैसे सोलर एनर्जी से डबल हमें जो एनर्जी, वो न्यूक्लियर एनर्जी से मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा 30 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं प्रेजेंट टाइम में, वो जो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें से 10% पार्ट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनता है। इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम न्यूक्लियर जब एनर्जी बनाते हैं, तब कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। सेकेंडली, हमें इसके लिए जो यूरेनियम चाहिए, उससे क्या है, उससे वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी, जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, तब अमेरिका ने वहाँ पे ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ये फेंके थे, ठीक है। तो उसका क्या मतलब, दोनों के दोनों सिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो इसे एज ए वेपन भी यूज़ करते हैं, कई कंट्रीज़ वेपन्स बनाते भी हैं। जैसे अमेरिका सबसे ज़्यादा वेपन्स बनाने वाला जो है वो कंट्री है। इसके बाद ये आता है कि इससे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जो इसका वेस्ट है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इसके बाद क्या, इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी में बच गए थे, उनमें बहुत सारे फिजिकल
बायोलॉजिकल और मेंटल डिफेक्ट्स थे जो एक पीढ़ी से आगे दूसरी पीढ़ी में अब तक भी चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद और ये क्या है, ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मतलब कि यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम जो भी है ये क्या है, लिमिटेड है, ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जो एनर्जी अर्थ के अंदर जो हीट है उसके कारण प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या है, जो टेम्परेचर है इंटीरियर द अर्थ वो राइज करता है, ठीक है, और जो उससे गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जो जहाँ पर ये प्रोड्यूस होती है वहाँ पे पानी बहुत क्या होता है, गर्म होता है, मतलब चश्मे निकलते हैं, उनको हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, इस स्टीम के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ये रॉक्स में इकट्ठी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है कि जियोथर्मल एनर्जी को हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये है कि ये देखो न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका ये जियोथर्मल पावर प्लांट्स यूज़ करता है। इंडिया में जो है मणिकरण साहिब में, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे चश्मे हैं पानी के, वो बहुत गर्म होते हैं, वहाँ पे चावल वगैरह भी पकाए जा सकते हैं क्योंकि अंदर क्या है, स्टीम है, और इसके कारण क्या है, ये वहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट्स है। पुगा वैली है लद्दाख, वहाँ पे भी ये जियोथर्मल एनर्जी है। इसके बाद आता है कि कोल, पेट्रोल, एलपीजी, वुड और सीएनजी का डिफरेंस। वुड हमने करा हुआ है, एलपीजी और सीएनजी अब करते हैं। एलपीजी का मीनिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मैक्सिमम बुटेन होती है, थोड़ी अमाउंट में मिथेन और इथेन होती हैं। इनकी क्लोरोफिक वैल्यू वुड से ज़्यादा होती है, वुड से इनका पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। और वुड को जलाने पे जैसे एशेस बचती हैं, इसमें कोई राख नहीं बचती, और वुड को जलाने पे धुआं होता है, ये स्मोकलेस है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली बर्न हो जाती है, यानी कि इसकी कंबशन कंप्लीट होती है। अच्छा, अब है सीएनजी। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली एज़ कंपैरेटिव टू वुड और एलपीजी। 80% पोल्यूशन फ्री गैस है। ये चीपर भी है एलपीजी और सीएनजी के, लेस पोल्यूशन होता है, इकोनॉमिक है, और कार इंजन्स वगैरह के लिए ये बेटर है। और इसके अलावा जो गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं वो सीएनजी दोनों पे ही चल सकती हैं, यानी सीएनजी और पेट्रोल दोनों पे चल सकती हैं। ये लेस लुब्रिकेशन इसको चाहिए होता है, और ये सेफ़र भी है एज़ कंपैरेटिव टू पेट्रोल और डीजल के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये बहुत लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड स्टेट्स में इसका यूज़ होता है एट प्रेजेंट टाइम। और सीएनजी टैंक रखने के लिए मतलब इनको पूरा बहुत लार्ज स्पेस चाहिए होती है इनका पूरा प्रोसेस बनाने के लिए, तो इसको पूरा सीएनजी टैंक्स वगैरह लगाने के लिए तो और पूरा इसका अरेंजमेंट करने के लिए ये कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस था एलपीजी वुड और सीएनजी वुड का डिफरेंस पिछली वीडियो में है, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको मेरी समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू।